Hey dear student, welcome back to our new session and new chapter alternating current. About 3 लेक्चर अपने इस चैप्टर के हो चुके हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है, अगर मान लो कोई एक्सटर्नल एसी सप्लाई आप किसी प्रेरण कुंडली के साथ कनेक्ट करते हो, तो जो एसी सप्लाई है वो प्रेरण कुंडली के ऊपर किस प्रकार अपना इफेक्ट शो करता है, कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही बनाएंगे इसके फेजर डायग्राम और साथ में करेंगे इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके इस चैप्टर के PDF नोट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने फेजर डायग्राम के बारे में जाना था। जो फेजर डायग्राम है उसके लिए बेस क्लियर करने वाला जो क्वाड्रेंट का टॉपिक था वो डिटेल से करवाया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, यानी कि जस्ट पीछे वाला लेक्चर 03 नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ उसको जाइए और देखिए। उसके बाद में इस लेक्चर के ऊपर आए, आपको अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वहीं पर अपन ने फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में जाना था। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कोई प्रेरण कुंडली, तो प्रेरण कुंडली लेते हैं। ये लो, प्रेरण कुंडली कहाँ ली थी सर, कहाँ ली थी? हाँ, याद आ गया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये कोई प्रेरण कुंडली है और इस प्रेरण कुंडली को अपन ने कनेक्ट किया है एक एक्सटर्नल AC पावर सप्लाई के साथ। ये AC का सिंबल है, ठीक है। और जैसे ही आप AC पावर सप्लाई V=V0 साइन ओमेगा टी कनेक्ट करते हो, कनेक्ट करते ही अपन ये जानते हैं कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन करंट की डायरेक्शन शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे करंट की डायरेक्शन शो? क्योंकि AC सप्लाई के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। मतलब जो DC पावर सप्लाई आपने, यानी कि जो DC जोड़ रखा था, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिव प्लेट से निकल के पॉजिटिव प्लेट में आते हैं। मतलब नेगेटिव से निकले पॉजिटिव प्लेट में आएंगे और ऐसे चलता जाता है। नेगेटिव से चले, कंप्लीट राउंड करके लोड रेजिस्टेंस के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव प्लेट के अंदर। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के अंदर जब वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत वर्क करेंगे तो वहाँ से वापस एनर्जी लेंगे और वापस एनर्जी लेके लोड रेजिस्टेंस पे वेस्ट करते हैं। इस प्रकार ये राउंड करते हैं DC के अंदर। लेकिन AC के अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले, पहले चक्कर के लिए पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ, दूसरे चक्कर के लिए यहाँ से यहाँ, ऐसे। तो 1 सेकंड के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से ये एक ही जगह पे क्या करते हैं, कंपन करते हैं। और कंपन करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए अपन डायरेक्शन शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो डायरेक्शन शो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने को पता है कि जैसे ही आपने एक्सटर्नल सप्लाई कनेक्ट की है तो परिपथ के अंदर करंट फ्लो जरूर होगा, ठीक है। और जब ये करंट इस प्रेरकत्व L के सिरों पर पहुँचता है तो अपन ये जानते हैं प्रेरकत्व L के सिरों पर पहुंचेगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज सोर्स है, प्रत्यावर्ती करंट है, और करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब ये इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो प्रेरकत्व L के अंदर एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। याद आ रहा है कुछ? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डिटेल से करवाया हुआ है। जाइए देखिए, ठीक है। डिटेल से यहाँ पे नहीं बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना ही अपने को पता होना चाहिए कि पावर सप्लाई कनेक्ट की। पावर सप्लाई कनेक्ट करते ही यहाँ पर इस प्रेरण कुंडली के अंदर एक विद्युत वाहक बल बनता है। और वो विद्युत वाहक बल होता कितना है, प्रेरण कुंडली के सिरों पर वोल्टेज या विभव पतन भी बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप, विभव पतन कितनी होती है, E माइनस का L di/dt। जहाँ माइनस चिन्ह है किसके लिए है, जहाँ नेगेटिव साइन ओनली फॉर शो करता है इसकी डायरेक्शन को, यानी कि इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल इंड्यूस होता है और वो विद्युत वाहक बल लेंज के नियम को फॉलो करता है।
याद आ रहा है? लेंज का नियम क्या था? यानी कि जो करंट या जो विद्युत वाहक बल इंड्यूस हुआ है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन किसको शो करता है? लेंज के नियम से। इतना ही बहुत है एक बार के लिए। ठीक है, लेंज के नियम से। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। जो एक्सटर्नल सप्लाई आपने कनेक्ट की है उसको मान लो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, उसके बाद में अपन ये जानते हैं कि दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। इसको दो टाइप से कर सकते हैं। पैरेलल के अंदर है, दोनों समांतर में है, समांतर में वोल्टेज समान रहती है, ये अपन जानते हैं। दूसरा, अगर ऐसा न माने तो अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे चल रही है तो करंट की डायरेक्शन अपन ये जानते हैं कि प्लस से माइनस जाती है। तो इसके अंदर अगर केवीएल लगाते हैं, किरचॉफ का वोल्टता नियम, तो यहाँ से चले, यहाँ से यहाँ पे वोल्टेज कितनी एल डी आई अपॉन में डी टी, यहाँ पे वापस आए नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्या आएगा साइन? नेगेटिव टू पॉजिटिव माइनस का साइन। ठीक है, मतलब कि यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ठीक है, तो जो वोल्टेज होगी क्या होगी? इसको ई है, यानी कि के वी एल रूल से यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज इक्वल रहने वाली है। कितनी है यहाँ की वोल्टेज? यानी कि समीकरण 1 व 2 से। क्यों रहेगी? क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहती है। तो ये हो जाएगा वी नोट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई अपॉन में डी टी। सर माइनस साइन तो लगाया ही नहीं। देखो फ्रेंड्स, जो माइनस का सिंबल है, अपन ये जानते हैं कि वोल्टेज और करंट दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के अंदर इतना रोल नहीं होता है नेगेटिव साइन का। मतलब अगर वेक्टर होते तो अपन ये कह सकते थे कि डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पर जो डायरेक्शन शो की गई है वो केवल और केवल लेंज के नियम को शो करती है। तो यहाँ पर अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी चलेगा, अगर लगा देते हैं तो अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, अपने को वोल्टेज लेके चले थे, वैल्यू किसकी निकालनी है? करंट की निकालनी है, तो निकाल देते हैं। ये पड़ा करंट, यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा डी आई अपॉन में डी टी इक्वल टू वी नोट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई निकालना है, डी टी को उधर, डी आई इक्वल टू वी नोट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी डॉट डी टी। सही है, माइनॉरिटी करंट है, अल्पांश करंट है। कंप्लीट वैल्यू निकालिए। क्या करते हैं? इसका समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई इक्वल टू वी नोट अपॉन में एल साइन ओमेगा टी डी टी। वी नोट मैक्सिमम वैल्यू होती है और मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट रहती है। एल प्रेरकत्व, किसी कोयल का प्रेरकत्व हेनरी के अंदर ये भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अलग अलग कोयल के लिए एल की वैल्यू भी क्या होती है? अलग अलग होती है। यहाँ से ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। दोनों वैल्यू बाहर, डी आई के लिए कितना हो जाएगा? आई इक्वल टू वी नोट अपॉन में एल ले दे के बचा अपॉन अंदर साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में क्या करते हैं? नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ठीक है, उसके बाद में अपन ये जानते हैं कि साइन ओमेगा टी, यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, मतलब कि साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके साथ में अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहती है और साथ में माइनॉरिटी डॉट डी एक्स है, यानी कि एक्स का फंक्शन है एक्स, साइन का फंक्शन है एक्स डॉट डी एक्स, इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो साइन के लिए क्या होता है इसका? कोस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस कोस ए एक्स अपॉन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या आ जाती है? बटा में आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा? इसके लिए आई इक्वल टू वी नोट अपॉन में एल, साइन के लिए माइनस का कोस ओमेगा टी अपॉन में
ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, यहाँ तक इसका साइन का इंटीग्रेशन हो गया। आगे I इज इक्वल टू, इसको बाहर निकालते हैं, वी नोट अपॉन में ओमेगा एल माइनस का कोस ओमेगा टी, माइनस का कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक ओमेगा एल। देखो स्टूडेंट, अपन ये जानते हैं कि जब यहाँ से करंट फ्लो हुआ और यहाँ पर जब करंट पहुँचा इस कोयल के अंदर, तो वोल्टेज ड्रॉप हुई कुछ। अब वोल्टेज ड्रॉप ऐसे तो हो नहीं सकती। वोल्टेज ड्रॉप तब होती है जब करंट के रास्ते में कोई ना कोई रेजिस्टेंस आता है। अब रेजिस्टेंस आया तब क्या हुई, वोल्टेज ड्रॉप हुई। मतलब प्रेरण कुंडली जो है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और वो जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, ओमेगा एल। मतलब जहाँ ओमेगा एल क्या है, प्रेरण कुंडली का प्रतिरोध है, और इसको किससे डिनोट करते हैं, एक्स एल से। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, यहाँ से अगर इसको लिखना चाहें तो एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ इंटू एल। ठीक है, एक्स एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, आई इज इक्वल टू वी नोट अपॉन में एक्स एल, और ये हो जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक आई इज इक्वल टू, अपन ये जानते हैं कि वोल्टेज अपॉन में प्रतिरोध, वोल्टेज अपॉन में प्रतिरोध क्या होता है, करंट होता है। यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम है तो जो करंट आएगा वो भी कितना होगा, मैक्सिमम होगा। तो आई इज इक्वल टू वी नोट अपॉन में एक्स एल को लिख सकता हूँ आई नोट, और माइनस का कोस ओमेगा टी। सही है यहाँ तक। ठीक है, ये लोग वोल्टेज लेके चले थे, V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी लेके चले थे, और करंट की वैल्यू निकाली है I इज इक्वल टू आई नोट माइनस का कोस ओमेगा टी। लेकिन अपने को क्या करना है, इनका फेज़ देखना है, और फेज़ देखने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एक ही एंगल के लिए होने चाहिए। मतलब एक प्रकार से, यानी कि यूँ समझे कि साइन का जो प्लॉट होता है, साइन का जो वेव होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो अपने को क्या करना है, इस करंट को साइन की वेव में लेके आना है। अब साइन की वेव में लाएंगे तो कैसे लेके आएंगे, वो क्वाड्रेंट किया था, क्वाड्रेंट को ट्राई करते हैं इसके अंदर, शायद कुछ पल्ले पड़े, अपने मेहनत की है तो काम में तो लेंगे उसको। कहाँ करें, इसको एक बार इरेज करना है तो इसको आप छाप लीजिए, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, क्वाड्रेंट की हेल्प लेते हैं। क्वाड्रेंट की हेल्प के लिए कोस ओमेगा टी को साइन बनाना है, और साइन बनाने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 0 यहाँ पे 90 था, यहाँ पे 180, यहाँ पे 360। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑल वैल्यूज़ क्या थी, पॉजिटिव थी, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा ये क्या थे, दो चीज़ पॉजिटिव थी, बाकी सारे नेगेटिव थे। कोस को क्या बनाना है, साइन बनाना है। अब कोस को साइन बनाना है तो अपने को ये लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन, क्योंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर ही क्या हो रही थी, वैल्यू चेंज हो रही थी। वर्टिकल लाइन पे वैल्यू चेंज हो रही थी, साइन किस में बन रहा था, साइन थीटा चेंज हो रहा था कोस थीटा में। सही है, साइन चेंज हो रहा था कोस थीटा के अंदर। तो वर्टिकल लाइन ले लेते हैं। वर्टिकल लाइन लेंगे तो मतलब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा में से कोई एक लेंगे, क्योंकि 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा करते हैं तो जो साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो इसके अंदर ऑल वैल्यूज़ पॉजिटिव रहती हैं, और इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, बाकी सारी नेगेटिव। ठीक है, तो ये पड़ा अपना कोस थीटा। इस ओमेगा टी को एक बार थीटा मान लेते हैं, मतलब ये रहा कोस थीटा। इसको बनाना है मेरे को साइन। तो साइन बनाने के लिए साइन बनाना है अपने को, यानी कि कोस थीटा, इसको साइन बनाना है। कैसे लिखेंगे, बराबर रख लिया। अब अपने को पता है कि वर्टिकल लाइन ही एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर वैल्यू चेंज हो रही थी। साइन बन रहा था कोस थीटा में, लेकिन या तो 90 लो या कितना लो 270, यहाँ पे 360।
तो 90 ले लेते हैं, साइन 90, ठीक है, साइन 90 ले लेते हैं। अब ये कोस थीटा जो है ना, ये किसका पड़ा है अपने पास में, पॉजिटिव पड़ा है। तो कोस थीटा पॉजिटिव है और ये कोस थीटा पॉजिटिव कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। मतलब कि माइनस करना पड़ेगा, वैल्यू को कैसे न कैसे करके कहाँ लेके आनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेके आनी है। तो कोस थीटा पॉजिटिव का है, कोस थीटा पॉजिटिव का सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो माइनस कर दो साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कोस थीटा बन जाता है। अब अगर इसको देखें अपन तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 वाली लाइन ये वर्टिकल लाइन वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन किस में, कोस में, कोस थीटा। अब वैल्यू किसकी आनी चाहिए, ये पॉजिटिव की है, साइन फर्स्ट में क्या रहता है, पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा। एग्री करते हो क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है अपने पास में, ओमेगा टी है एंगल, तो कोस ओमेगा टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, सही है या नहीं, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। अपने पास में माइनस है, मतलब ये माइनस मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये माइनस यहाँ पे लगा दिया। और अपन ये जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, माइनस साइन अंदर जाएगा तो यहाँ से जो कोस ओमेगा टी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस अंदर लेके जाओगे तो साइन माइनस 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कोस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस का 90। बोलो एग्री करती हो क्या, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज कर लेंगे। अब इस आई को लिख क्या सकता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नोट साइन, ये साइन की वेव में बन गया, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 या 90, साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2 या 90, कुछ भी लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लो करंट ले, ये वोल्टेज लेके चले थे और अपने पास में जो करंट की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, पाई बाई 2 पीछे है कला, मतलब अपना फेज चेंज करेगा। पावर सप्लाई कनेक्ट की, पावर सप्लाई कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने के बाद में जो करंट फ्लो हुआ वो करंट जब प्रेरकत्व के सिरों पर पहुंचेगा तो प्रेरकत्व क्या करेगा, उसका फेज चेंज कर देगा, और फेज भी इतना चेंज करेगा कि उसकी जो फेज है, उसकी जो कला है वो पाई बाई 2 पीछे हो जाएगी। तो इसका बनाते हैं अपन फेजर आरेख और साथ में इसका समय टी के साथ में प्लॉट भी ड्रॉ करते हैं। इसको कर लेता हूँ एरेस। अब बनाते हैं इसका प्लॉट। ठीक है, वही सेम स्टार्टिंग के अंदर वोल्टेज लेके चले थे, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। करंट कितना आया, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, लाइन ये है कि जो पावर सप्लाई कनेक्ट की थी V इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, उससे धारा की कला पाई बाई 2 कला कोण पीछे है। मतलब वोल्टेज से धारा पाई बाई 2 कला कोण पीछे है, या धारा से वोल्टेज पाई बाई कला कोण आगे है। रिपीट अगेन, जो वोल्टेज है वो धारा से पाई बाई 2 कला कोण पीछे है या आगे, कंफ्यूज मत हो। सुनो, जो वोल्टेज कनेक्ट की है वो वोल्टेज धारा से पाई बाई 2 कला कोण आगे है, ठीक है, और धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 कला कोण पीछे है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज लेके चले थे, ये लो, ये बनाते हैं समय के साथ प्लॉट टाइम टी। अगर एंगल शो करना है तो एंगल भी शो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये लो करंट आई या वोल्टेज वी, जो भी आप लिखना चाहो। स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, वोल्टेज, ये लो वोल्टेज लेके चले थे, सही है। बड़ा बन गया है थोड़ा सा,
ठीक है, ये क्या है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वी नोट, यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू वी नोट। अगर इसको आप पीछे बढ़ाते हो, अपन ये जानते हैं कि यहाँ पे होता है T/4, यहाँ पे होता है T/2, ये होता है 3T/4 और यहाँ पे होता है T। एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2 और यहाँ पे होता है 2π। सही है, यहाँ पे π/2 है तो यहाँ पे -π/2, यहाँ पे पाई, पीछे चले तो। ठीक है, और जो करंट आया अपना वो ओमेगा टी -π/2 था, मतलब ओमेगा टी के लिए आपने 0 से स्टार्ट किया था, ओमेगा टी के लिए 0 से स्टार्ट किया था, और ओमेगा टी माइनस आया, मतलब कि जो करंट चलेगा वो पीछे चलने वाला है। तो पीछे चलने वाला तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये लो, सही है। अगर एक पूरा राउंड करें तो यहाँ पर ये देखो, पूरा राउंड करें तो ये 3T/4 और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। यहाँ पे किसकी वैल्यू है, ये करंट की वैल्यू है, आई नोट। यहाँ पे भी ये क्या है, आई नोट है। और ये देखो π/2 कलाकोण पीछे है, ये आगे है, ये π/2 कलाकोण पीछे है। इस टाइप से अपन क्या करते हैं, इसका समय टी के साथ आरेख शो करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फेजर डायग्राम की। इसको एरेज कर देता हूँ। फेजर डायग्राम ठीक है, सुनो, देखो स्टार्टिंग के अंदर अपन लेके क्या चले थे, वोल्टेज लेके चले थे। तो वोल्टेज लेके चले, ये लो मान लो एक बार के लिए यहाँ पे बना देता हूँ, ये वोल्टेज की कला है, ये इस टाइप से चल रही है। मान लो V = V0 sin ओमेगा टी, V = V0 sin ओमेगा टी। दिख रहा या नहीं दिख रहा, V = V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, और जो करंट आया वो ओमेगा टी पीछे था। अब पीछे के लिए नॉर्मल सी बात है, यहाँ से आप ऐसे तो आगे जाते हैं, पीछे के लिए कैसे चलते हैं, नीचे की ओर चलते हैं। तो V = V0 sin ओमेगा टी यहाँ पर है, तो π/2 कला पीछे, ये लो I = I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2, और ये π/2 कला कोण क्या है, पीछे है। इस टाइप से अपन प्लॉट ड्रॉ करते हैं। लेकिन फेजर आरेख ये नहीं है। फेजर आरेख एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अंदर शो करते हैं, और अपन ये जानते हैं कि जो मेन वोल्टेज है जो ड्रॉप हुई थी, वो वोल्टेज एक्स अक्ष के साथ में ओमेगा टी एंगल बनाती है। तो फेजर आरेख अगर बनाएगा वो होता है, ये लो यहाँ पे एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। सही है, ठीक है। जैसे ही आपने क्या किया, एक्सटर्नल पावर सप्लाई कनेक्ट की, यानी कि वी वोल्टेज की बैटरी एसी सप्लाई कनेक्ट की, तो मान लो कि जो वोल्टेज थी वो इस कला में चल रही थी, चलो इस कला में चल रही थी। और अपन ये जानते हैं बखूबी कि जो एक्सटर्नल सप्लाई होगी, जो वो डायग्राम बनाया था उसके अंदर अपन ने देखा था कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई दोनों पैरेलल के अंदर थे, और जितनी एक्सटर्नल थी उतनी ही क्या हुई थी, ड्रॉप हुई थी, उतना ही क्या हुआ था, विभव पर पतन हुआ था। तो मतलब ये V क्या होगी, VL मतलब कि प्रेरकत्व के सिरों के ऊपर वोल्टेज। ठीक है, प्रेरकत्व के सिरों पर वोल्टेज VL, और यही क्या है, मेन वोल्टेज है। और मेन वोल्टेज एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बनाती है, ओमेगा टी एंगल बनाती है। ठीक है, ये तो हो गई वोल्टेज की कला। अब अपन ये जानते हैं कि जो करंट आया वो करंट वोल्टेज से π/2 कला कोण पीछे है। अब π/2 कला कोण पीछे है तो ऐसे तो चल नहीं सकते, ऐसे चलेंगे क्योंकि पीछे है ये। और कितना पीछे है, π/2, किससे, इस वोल्टेज से। ये कितनी है, V = V0 sin ओमेगा टी। सही है, V = V0 sin ओमेगा टी, और यही क्या है, VL है। ठीक है, करंट कितना आया, π/2 कला कोण पीछे, ये लो π/2, और यहाँ पर ये करंट
I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, इस प्रकार अपन क्या बनेंगे, इसका फेजर आरेख तैयार करेंगे। और ये कितना है, आई नोट, ये कितना है, मैक्सिमम वी नोट। ठीक है, ये इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा, फेजर आरेख हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रेरकत्व है, नॉर्मल सी बात है कि इसने अपना फेज चेंज किया फेज चेंज किया मतलब आवर्ती के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर इसका आवर्ती के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो आवर्ती पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा था मतलब फेज भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर फेज चेंज हो रहा है तो मतलब फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी ने ही क्या किया है, इसका फेज चेंज किया है। अब उसका क्या डिपेंड करती है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके ऊपर किस टाइप से डिपेंड करती है वो निकालते हैं। ठीक है, इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ। अभी अभी अपन ने जो प्रेरकत्व है उसका रेजिस्टेंस लिखा था, रेजिस्टेंस एक्स एल इज इक्वल टू अपन ने लिखा ओमेगा एल। और अपन ये जानते हैं कि एक्स एल ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ, जहाँ पे एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, इंटू एल। मतलब एक्स 2 पाई कॉन्स्टेंट है, एल भी कॉन्स्टेंट है। एक्स एल जो है वो सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी एफ के। और अगर आप इनके बीच में प्लॉट ड्रॉ करते हो तो वो प्लॉट कुछ ये फ्रीक्वेंसी एफ और यहाँ पे एक्स एल, तो वो प्लॉट समानुपाती लाइन आ जाएगी एक, जो मूल बिंदु से होके जाती है। ठीक है, ये इस प्रकार क्या कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर कोणीय आवर्ती की बात करें तो कोणीय आवर्ती के लिए ओमेगा और ये एक्स एल, ये भी एक्स एल सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, एक सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रेरकत्व के रेजिस्टेंस के ऊपर समानुपाती रूप से क्या करती है, डिपेंड करती है। अब बात करते हैं इसके द्वारा क्या कुछ शक्ति का लॉस भी होता है क्या। कहने का मतलब अपने इसने फेज चेंज किया है, फेज चेंज किया है तो हो सकता है शक्ति का भी लॉस हुआ होगा, होता या नहीं होता, चेक करते हैं। सुनो, देखो स्टूडेंट, अपन ये जानते हैं, अब तक अपन ने देखा, क्या देखा, शक्ति होती है P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी का मान वी नोट साइन ओमेगा टी, और I का मान आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू की, हमें तो ज़रूरत है सोल्व करना है इजी वे में, इसको वापस वही लिख देते हैं, वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस का कोस ओमेगा टी, यही आया था, ये मल्टीप्लाई में है, माइनस इधर आएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का वी नोट आई नोट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है, P इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, वी नोट अपॉन में 2, यानी कि वी नोट आई नोट अपॉन में 2, और इनटू में 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से P इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, और ये इसको क्या लिख सकते हो, वी नोट अपॉन में √2 आई नोट अपॉन में √2, और यहाँ पे ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा। अब शक्ति से निकालना है, क्या कर दो इसका एवरेज, तो P एवरेज, ये दोनों तो कांस्टेंट है, वी नोट मैक्सिमम है, ये भी √2 कांस्टेंट है, तो इसका तो होगा नहीं, वी नोट अपॉन में √2 आई नोट अपॉन में √2, ले देखिए किसका होगा बेचारे, साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज हो जाएगा। और अपन ये जानते हैं क्या, कि साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज होता है 0। तो सर इतना करने की कहाँ ज़रूरत थी, मतलब कि यहाँ पे ये सारी वैल्यू 0, तो सारी वैल्यू 0, तो सारा का सारा क्या आ जाएगा 0। मतलब अगर परिपथ के अंदर प्रेरकत्व जोड़ा गया है तो प्रेरकत्व के द्वारा कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है,
कोई एनर्जी नहीं, कोई भी पावर का लॉस नहीं होता है, किसी भी प्रकार की शक्ति क्षय नहीं होती है। ठीक है, ये यहाँ पर टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपन इसके न्यूमेरिकल के ऊपर, मतलब कि इसके ऊपर किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछ सकता है अपने से। सबसे पहला न्यूमेरिकल, अगर मान लो अपने पास में कोई कोइल है, ठीक है, जिसका मान लो कि अपने पास कोई कोइल है जिसका एक्सएल का मान दे दिया अपने को 100 ओम, ठीक है, और इसके अंदर इसमें यानी कि एक प्रेरकत्व है और प्रेरकत्व का जो प्रतिघात है उसका मान दे दिया अपने को 100 ओम, ठीक है, और इसके साथ में जो पावर सप्लाई कनेक्ट की गई है उसकी फ्रिक्वेंसी दे दी है इसने F = 50 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो अपने को ये पूछा है कि इस कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करो, यानी कि अपने को L का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई कोइल है, उस कोइल का रेजिस्टेंस दे दिया 100 ओम और इसके साथ में जो पावर सप्लाई कनेक्ट की गई है उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज। तो L का मान ज्ञात कर लो। L का मान सिंपल सा होता है, फॉर्मूला लिखा था XL = ω/L और XL = ओमेगा को लिख दिया 2πf × L। इस L का मान निकालना है तो XL/में 2πf वैल्यू पुट कर दो। XL की वैल्यू 100 ओम, ठीक है, 100 ओम हो जाएगी। यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ का मान 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो एल की वैल्यू आ जाएगी 0.318 हेनरी, ठीक है। प्रेरकत्व का मात्रा क्या होता है, हेनरी होता है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो करें स्टार्ट। देखो, किसी कोइल है कोई जिसका प्रेरकत्व आपको दे दिया 5/5 मिली हेनरी और इसे 50 हर्ट्ज आवृत्ति के कोई एसी सप्लाई के साथ आपने क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो प्रेरकीय प्रतिघात का मान ज्ञात करें और यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.5 एम्पीयर हो तो कुंडली के सिरों पर विभवांतर भी ज्ञात करें। यानी कि एक तो V का मान ज्ञात करना है, प्लस में प्रेरकीय प्रतिघात XL का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले क्या कहते हैं कि जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको साइड में उतार दो। तो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, प्रेरकत्व का मान दे रखा है। अगर यहाँ से समझ में नहीं आता तो इसका मात्रक चेक कर ले। मात्रक क्या है, हेनरी, मिली 10⁻³ हेनरी मतलब कि L की वैल्यू है। तो एक तो आपको दे रखा है L का मान कितना है, 5/5 मिली हेनरी, ठीक है। इसको अपन सही तरीके से लिखे तो क्या हो जाएगा, 5/5 × 10⁻³ हेनरी। ये लो। दूसरी और किसकी वैल्यू दे रखी है, 50 हर्ट्ज, हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी। ये लो 50 हर्ट्ज, एफ का मान दे दिया। पूछा क्या है, प्रेरकीय प्रतिघात XL की वैल्यू पूछी है। ये तो नॉर्मल है, निकल जाएगी। XL = अपन पढ़ते हैं ω/L, XL = 2πf × L, दोनों वैल्यू रख देते हैं। XL = 2π × f की वैल्यू कितनी है, 50 हर्ट्ज। L का मान कितना है, 5/π × 10⁻³ पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये 100 यानी कि 10⁻³ में से या 10⁻⁻1 यानी कि ये XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5, ठीक है। और ये क्या है, ओम, क्योंकि XL है क्या, ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसने पूछा है कि प्रवाहित धारा का मान, मतलब कि I की वैल्यू दे दी इसने, I = 0.5 एम्पियर। अपन ये जानते हैं कि जब मैक्सिमम करंट यानी कि वोल्टेज निकाली थी अपन ने, याद हो तो किया था V0/XL = I, याद आ रहा है। I = वोल्टेज/में रेजिस्टेंस। XL की वैल्यू है वोल्टेज की वैल्यू अपने को निकालनी है, विभवांतर का मान ज्ञात करो। तो V0 = XL × में I का मान 0.5, तो V0 =
एक्स एल का मान कितना निकाला आपने 0.5 इंटू में 0.5, ये कितना आ जाएगा 0.25 वोल्ट। ठीक है, तो वी नोट इक्वल टू 0.25 वोल्ट। ये लो, इस टाइप से अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार ये होगा, इसके अंदर भी क्या करें, वो वैल्यू साइड में उतारें जो वैल्यू आपको दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है, प्रेरकता एल की वैल्यू दे रखी है, यानी कि एल इज इक्वल टू 1 हेनरी। 110 वोल्ट किसकी वैल्यू है, वी की वैल्यू है, कितनी है 110 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 70 हर्ट्ज, सही है। ठीक है, किसका मान निकालना है, प्रेरकत्व एल का। प्रेरकत्व तो दे रखा है, प्रतिघात निकालना है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, प्रतिघात, प्रेरणिक प्रतिघात की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक तो निकालनी है एक्स एल की वैल्यू, जानते हैं कितना होता है ओमेगा एल। एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा 2 पाई एफ इंटू एल। एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ कितना है 70 हर्ट्ज, ये लो 70 इंटू में एल, एल की वैल्यू कितनी है 1 हेनरी। एक्स एल इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 70 इंटू 1, ये 10 यहाँ से 44, और ये एक्स एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 440 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस है तो क्या आ जाएगा ओम आ जाएगा। उसके बाद में क्या निकालना है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के लिए अपन ये जानते हैं क्या होता है, धारा इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में प्रतिरोध, सही है। ठीक है, आई इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है आपका 110 अपॉन में एक्सएल की वैल्यू कितनी निकाली है 440। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/1/4, यानी कि आई इज इक्वल टू 0.25, सही है। 1/4 होता है एम्पियर। ये लो, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब और क्या निकालना है, धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान अपन ये जानते हैं कि ये कौन सा मान आया है, आरएमएस वैल्यू आई है। तो शिखर मान इज इक्वल टू आई नोट IRMS इक्वल टू अपन जानते हैं आई नोट अपॉन में √2 होता है। तो आई नोट निकालना है, IRMS इंटू √2। तो यहाँ से आई नोट इज इक्वल टू IRMS की वैल्यू कितनी है 0.25 इंटू √2। ठीक है यहाँ तक। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.354 एम्पियर। ये लो, ये क्या आ जाएगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आई होप ये जो चैप्टर चल रहा है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करता हूँ।